Hello students. So today in this lecture, we're going to study induced electric field. All right. So how are you? How are all of you? I'm sure you all are studying very well, right? आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? तो प्लीज इसी तरह मेहनत करते रहिए, right? Keep working hard because there is no shortcut to success, right? So always remember this thing and try to understand all the concepts, in depth and try to solve more and more numericals. ठीक है? So that will help you to absorb the concepts more. ठीक है? That is the most important point which you must always keep in your mind. Okay, right? That you must always keep in your mind. Okay, chalo. So now let us discuss this topic. This is induced electric fields. Okay, so let me just remind you of one thing. मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो माइकल फैराडे ने एक बात बताई थी, तो वो हम लोग यहाँ पे जस्ट एक रिमाइंड करेंगे खुद को कि अगर एक लूप है, ठीक है, और एक मैग्नेट है, इफ देयर इज अ लूप, से मान लीजिए ये एक लूप ले लिया हमने और ये हमने एक मैग्नेट ले लिया, ठीक है, वी हैव टेकन दिस मैग्नेट, तो लूप और मैग्नेट, तो उन्होंने ये बात बताई थी कि जब भी इनके बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा। मतलब एक ऑप्शन ये है, पहला केस ये हो सकता है कि ये मैग्नेट मूव करे, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है अपने पास केस 2, वो क्या हो सकता है कि ये लूप मूव करे, और तीसरा ऑप्शन हो सकता है दोनों मूव करे, चौथा ऑप्शन दोनों मूव ना करे। ठीक है, चलो वो तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस वैसे नहीं करेंगे। तो ये जो है यहाँ पे, ये केस 1 और केस 2 हम लोग लेते हैं। जब ये मैग्नेट मूव कर रहा है तो भी यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, इस केस में जो है ईएमएफ इंड्यूस होगा। और जब ये लूप मूव कर रहा है, ठीक है, मैग्नेट रेस्ट पे है, यहाँ पे लूप जो है वो रेस्ट पे है, और इस सेकेंड केस में जो मैग्नेट है वो रेस्ट पे है, तो भी यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। दोनों केस में जो है ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि दोनों केस में क्या है, दोनों केस में रिलेटिव मोशन हो रहा है। दोनों केस में आप देखोगे क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो ये माइकल फैराडे ने समझाया था, बताया था, उनके एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये चीज उन्होंने कंक्लूड की थी कि जब भी इस लूप और इस मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, जब भी इस लूप और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। फिर चाहे ये मैग्नेट चले या फिर ये लूप मूव करे, कोई भी एक मूव करे या दोनों मूव करे। हाँ, लेकिन अगर दोनों का वेलोसिटी सेम है, राइट, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। या फिर दोनों रेस्ट पे हैं तो भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये है कि सर ये पहला जो केस है इसका तो हमें रीजन समझ में आता है, मतलब सर ये दूसरा 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 जो है इसका तो रीजन हमें समझ में आता है, इसका रीजन है मोशनल ईएमएफ, राइट, क्योंकि जब कंडक्टर मूव कर रहा है, हमने देखा था जब कंडक्टर मूव कर रहा है, राइट, तो वो कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, और उसकी वजह से यहाँ पे एक क्या क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो ये सेकंड वाले का रीजन तो सर पता है कि अगर एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो ये आपने देखा था, हमने एक कंडक्टर जो लिया था, तो कंडक्टर के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट राइट, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे विद वेलोसिटी v, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, राइट, क्यू वी क्रॉस बी। तो हमें सेकेंड केस का रीजन पता है, रीजन मतलब उसका कारण पता है कि यहाँ पे ईएमएफ क्यों इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा मोशनल ईएमएफ, जो हमने इतना पढ़ा, इसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। लेकिन ये जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में ये कंडक्टर मूव नहीं कर रहा है, राइट, कंडक्टर जो है वो रेस्ट पे है, और ये जो मैग्नेट है
मैग्नेट मूव कर रहा है। तो सवाल ये है कि यहाँ पे रीजन क्या है, तो ये है क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे जो रीजन है वो हम ढूंढ रहे हैं। वी वांट टू फाइंड आउट दिस रीजन कि सर इस केस में ईएमएफ इंड्यूस क्यों हुआ, राइट, दैट इज द मेन पॉइंट इन दिस टॉपिक। तो वो क्यों इंड्यूस हुआ, तो उसका रीजन है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और ये कैसे जनरेट होता है और ये किस तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ को जनरेट करता है, मतलब ईएमएफ कैसे जनरेट करता है, ईएमएफ को कैसे इंड्यूस करता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया दो केस है। तो जो सेकंड केस है वो तो हमने काफ़ी पढ़ लिया, जिसको हमने मोशनल ईएमएफ के नाम से पढ़ा है, ठीक है। वी हैव स्टडीड दिस सेकंड वन अंडर द टॉपिक मोशनल ईएमएफ। जब एक कंडक्टर राइट, जब एक कंडक्टर जो है, तो सेकेंड केस जो है वो हमने काफ़ी डिस्कस किया है, राइट। इसमें जो एक कंडक्टर है, बेसिकली ये कंडक्टर इट्स मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, राइट, इट्स मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है और वहाँ पे एक चार्ज सेपरेशन होता है जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ पिक्चर में आ जाता है। लेकिन जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में ये कंडक्टर तो रेस्ट पे है, ठीक है। कंडक्टर अगर रेस्ट पे है तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी रेस्ट पे हैं, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी जीरो है। इसका वेलोसिटी अगर जीरो है तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं, मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा तो इंड्यूस ईएमएफ यानी चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, और चार्ज सेपरेशन नहीं होगा तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं होना चाहिए, लेकिन इंड्यूस ईएमएफ है। तो ये कैसे आया, तो इसकी वजह है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सवाल ये है सर कि ये क्या है, राइट। आपको ये मैंने जैसे एक इंट्रोडक्शन दिया है समझाने के लिए ये क्या है। ओके चलिए, तो हम लोग ये केस वन जो है ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस दिस इन डिटेल कि आखिर हुआ क्या, कि इस तरह से ईएमएफ इंड्यूस कैसे हुआ, दैट वी विल डिस्कस, ठीक है। चलिए, तो लेट अस कम बैक टू केस ए। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जो है हम लोगों ने ये ले लिया, ये हो गया लूप, ठीक है, दिस इज द लूप, और दिस इज द मैग्नेट, ठीक है। ये क्या है, ये मैग्नेट है, ओके। सो लुकिंग गुड, yes, it's looking good. So this is the coil and the coil is at rest and this is the magnet, okay, the magnet is moving, okay. So this is at rest and this is moving, okay. चलो let us start thinking कि let us start to think कि जब ये मैग्नेट मूव करेगा तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बदलेगा, कैसे चेंज होगा। तो आपको पता है कि बार मैग्नेट की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किसकी वजह से, ये बार मैग्नेट की वजह से, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बार मैग्नेट की वजह से, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यस, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, करेक्ट, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि वी कैन जस्ट टेल अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। व्हाट इज दैट पॉइंट, वो पॉइंट ये है कि as the magnet moves towards the coil, as the magnet moves towards the coil, the magnetic field at the position of the coil, the magnetic field at the position of the coil, मतलब जहां पे कॉइल है ये जो पोजीशन है, राइट, ये जो पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, the magnetic field at the position of the coil varies with time, yes, क्योंकि टाइम के साथ डिस्टेंस वेरी कर रहा है,
टाइम के साथ ये जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस बिटवीन देम, दिस r इज वेरिंग, राइट? So since r is a function of time, the magnetic field will also be a function of time. So यहाँ पे जो field आप देख रहे हो, ये जो field है, this field is a time varying field. तो जो magnetic field है v bar, right? This is a time varying magnetic field. ये क्या है? This is a time varying field. ये एक time varying field है. तो अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड कैन नेवर एक्सर्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए. ये समझना चाहिए आपको, जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कैन नेवर एक्सर्ट फोर्स ऑन चार्जेस, राइट? मैग्नेटिक फील्ड जो है कैन नेवर एक्सर्ट फोर्स ऑन चार्जेस एट रेस्ट. ठीक है? अगर चार्जेस रेस्ट पे तो मैग्नेटिक फील्ड कभी फोर्स नहीं लगा सकता, राइट? तो फिर यहाँ पे जो चार्जेस है इन पे फोर्स लगा कौन रहा है, राइट? ये एक सवाल आता है. ये एक क्वेश्चन यहाँ पे दिमाग में आ जाता है कि ये यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के अंदर, इस पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगा सकता क्योंकि ये जो है ये रेस्ट पे है, इनका वेलोसिटी 0 है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये रेस्ट पे हैं, इनका वेलोसिटी 0 है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगा सकता. लेकिन ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो इस पे फोर्स लगा कौन रहा है, ये सवाल उठ रहा है. ठीक है? ओके. तो आपको यहाँ तक ये पॉइंट समझ में आया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे टाइम वेरिंग है. तो मैं ये यहाँ से हटा देता हूँ, राइट? आपको ये पॉइंट समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो वो मैंने यहाँ साइड में लिख दिया है. आई हैव जस्ट मेंशन्ड इट हियर दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. तो आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, राइट? अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट. वो ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, magnetic field cannot exert force. So let us write down this next point. Magnetic field cannot exert force on charges which are at rest. वो चार्जेस जो रेस्ट पे हैं, मैग्नेटिक फील्ड उन पे फोर्स नहीं लगा सकता. ठीक है? ओके, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट ये है, बट यहाँ पे जो हमने एमीटर कनेक्ट किया है उससे मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ है. बट EMF is induced. तो क्वेश्चन ये है, डाउट ये है, then who is exerting force on the charges? And who is exerting the force on the charges? ये सवाल है. Who is exerting the force on these charges? Who is exerting the force on these charges? ये क्वेश्चन है, राइट? तो आपको सवाल समझ में आया, आपको लॉजिक समझ में आया यहाँ तक, राइट? कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है. इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है. ये इस आइडिया तक कैसे पहुंचे फैराडे, राइट? इस आइडिया तक कैसे उनका दिमाग गया, तो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. वो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे एक टाइम वेरिंग फील्ड है, वेरी गुड. लेकिन जो चार्ज है, चार्ज रेस्ट पे है. ये जो चार्ज आप देख रहे हो, चार्ज रेस्ट पे है. तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो या टाइम वेरिंग हो, वो उन चार्जेस पे फोर्स नहीं लगा सकता जो रेस्ट पे है. तो फिर इन चार्जेस पे फोर्स लगा कौन रहा है? इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये इनको इस लूप में कौन सर्कुलेट करवा रहा है, राइट? तो ये सवाल उनके सामने उठ खड़ा हुआ, बहुत ही बड़ा भयंकर सवाल उठ खड़ा हुआ. देन हु इज एक्सर्टिंग द फोर्स ऑन दिस चार्जेस? ये सवाल आया. तो जवाब उनके दिमाग से, दिल से आया. क्या जवाब आया? जवाब ये आया
then there must be an electric force, there must be an electric field which is exerting, there must be an electric field which is exerting force on these charges. क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स लगा सकता है. तो उनके दिमाग में ये आया, राइट, लॉजिक कि there must be an electric field, there must be an electric field which is exerting force on these charges, force on these charges or these electrons. तब उनके दिमाग में आया, ये उनके दिमाग में सेट हो गया एकदम, पूरा सेट हो गया कि यस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो होना ही चाहिए. लेकिन अब उनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कहाँ से, फ्रॉम वेयर विल द इलेक्ट्रिक फील्ड कम. तब उनके दिमाग में एक ये आया कि यहाँ पे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो हो ना हो ये जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है यही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है. तो ये बहुत बड़ा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था, राइट, जिसकी वजह से आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो यहाँ पे उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि हो ना हो ये जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, दिस इज जनरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. क्योंकि ये तो समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक सोर्स चाहिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चार्जेस होने चाहिए, जो चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करे, है कि नहीं. लेकिन यहाँ पे सवाल ये था कि यहाँ तो ऐसा कोई चार्ज का हमने सिस्टम है नहीं, चार्ज का कोई एक यहाँ पे कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम या चार्जेस एट रेस्ट, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन जनरेट कर रहा है. तो देयर मस्ट बी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात समझ में आ रही थी, देयर मस्ट बी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होना चाहिए, बट हु इज जनरेटिंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. तो तब उनके दिमाग में ये आया कि हो ना हो ये जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है यही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है. और ये बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये क्लियर भी हो गया था कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है. So he concluded that, what he concluded that the time varying magnetic field, तो मैं उसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, the time varying magnetic field, ठीक, चलो लिख देते हैं, the time varying magnetic field is generating electric field, is generating electric field, जिसको आगे मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव भी कर दिया था. किस चैप्टर में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में. ओके, so this is very important. He concluded that the magnetic field, the time varying magnetic field is generating electric field. ये बहुत important है, ठीक है, ये जो conclusion आया, this is very very important, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे एक अलग इस तरह से हम लोग इसको कर देंगे ताकि आप इसको अच्छे से नोट कर लो. ये सारे पॉइंट्स जो है आप अच्छे से नोट करो ताकि आपको समझ में आए कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का चक्कर क्या है और ये किधर से आया, ठीक है, किधर से इनके दिमाग में आया कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए. ओके ओके ओके, तो हम लोगों ने यहाँ तक ये डिस्कस कर लिया कि एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इट विल जनरेट अ इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. सो दिस इज द कंक्लूजन, a time varying magnetic field is going to generate. So what is it going to generate? It's going to generate electric field. It's going to generate electric field. क्योंकि तभी पॉसिबल है, तभी वो इंड्यूस ईएमएफ पॉसिबल है, ठीक है. तब क्या होगा? तब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो मिलेगा, ठीक है, वो जनरेट होगा. ओके, so that's the most important thing here. Okay, so this is the conclusion, the time varying magnetic field will generate electric field, and this electric field, right, will lead to induced EMF. Okay, that's the idea, that's the whole idea. Okay, so
लेट अस नॉट टॉक अबाउट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बारे में बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा अलग टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इससे पहले हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? वो इलेक्ट्रिक फील्ड था जो चार्जेस होते हैं एट रेस्ट, वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, ठीक है, उसको, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था। तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, तो ये है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था फील्ड, राइट, तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये किसकी वजह से है? ये है ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है, और एक दूसरा जो है यहाँ पे वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किसकी वजह से है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है दिस इज ड्यू टू चार्जेस एट रेस्ट। दिस इज ड्यू टू चार्जेस एट रेस्ट। तो दो तरह के ये फील्ड हमने देख लिए। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है ड्यू टू चार्जेस एट रेस्ट, इसके बारे में हमने बहुत पढ़ा है, वी हैव स्टडीड अ लॉट अबाउट दिस। और दूसरा जो है यहाँ पे दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स? सो दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड। सो देयर आर फ्यू डिफरेंसेस, ओके। तो जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग यहाँ लिख देते हैं IEF, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा जो है हमारे पास वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो उसको हम लिख देते हैं ESF, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, तो जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ड्यू टू चार्जेस एट रेस्ट। तो वो पहला डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया, मैं वो यहाँ नहीं लिखने वाला। लेट मी राइट द सेकेंड डिफरेंस। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस क्या है? सेकेंड डिफरेंस ये है यहाँ पे कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, राइट, दिस आर क्लोज लूप्स। ये जो होते हैं ये क्लोज्ड लूप्स होता है, दिस आर क्लोज लूप्स, इस तरह से। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से जो चार्जेस हैं वो लूप में गोल गोल घूम रहे हैं। इसकी वजह से जो चार्जेस है लूप में गोल गोल घूम रहे हैं। ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं ये इस तरह से क्लोज लूप फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म क्लोज लूप्स इस तरह से। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं ना, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो दे फॉर्म क्लोज लूप्स। तो उसी तरह से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो फॉर्म क्लोज लूप्स। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है वो आपको पता है, दे never form closed loops, right, rather they start from or they originate from the positive charge and then they terminate on the negative charge। ठीक है, तो उसमें एक स्टार्ट होता है, एक एंड होता है, एक ओरिजिनेशन होता है, एक टर्मिनेशन होता है। ठीक है, सो इसमें आपने देखा है कि they never form closed loops। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर हमने ले लिया तो वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगा फील्ड, राइट, द फील्ड विल ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव चार्ज। ये लूप नहीं बनेगा, मतलब ये वापस से ऐसे घूम के नहीं आएगा, राइट, मतलब इस तरह से नहीं आएगा कि ऐसे घूम के वापस आ रहा है, ये ऐसा नहीं होने वाला। ये क्या होगा? ये एरो उल्टा होगा, ये जो एरो है ये ऐसा होगा, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा, ओरिजिनेट होगा और नेगेटिव पे टर्मिनेट होगा, राइट, ये तो पता है आपको। तो ये दो डिफरेंसेस समझ में आ गया आपको कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स अलग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का सोर्स अलग है। जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या फॉर्म करता है वो क्लोज लूप फॉर्म करता है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, अच्छा, एक और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो डिफरेंस भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज अ नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। तो आप बोलोगे सर एक बार फिर से बताओ इसका मतलब क्या है, क्योंकि हम तो भूल चुके हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है। तो मैं बताता हूँ आपको। और ये जो है दिस इज अ कंजर्वेटिव फील्ड,
ठीक है, तो मैं जस्ट समझा देता हूँ आपको, जस्ट रिमाइंड यू। देखो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में कैसा होगा कि अगर आप उसको यू टेक अ चार्ज, यू टेक अ चार्ज, आप उस चार्ज को राइट ए से बी लेके जाओगे, यू टेक दिस चार्ज फ्रॉम ए टू बी, और फिर आप उसको बी से ए लेके आओगे, राइट। इफ यू टेक अ चार्ज इन अ राउंड ट्रिप, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं राउंड ट्रिप। तो इसमें जो वर्क डन होगा वो जीरो नहीं होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, मतलब यहाँ पे जो वर्क डन है वो जीरो नहीं होगा, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी जीरो। और ये जो कंजर्वेटिव फील्ड आपने हमने देखा था, आपको याद है कि अगर हम लोग किसी चार्ज को, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, वैसे यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे अपना नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो चार्जेस की वजह से हुए। तो यहाँ पे अगर हम लोग किसी चार्ज को लेके जाएंगे ए पॉइंट से, ए पॉइंट से हम उसको बी तक लेके जाएंगे, वी टेक इट टू बी, और फिर वापस उसको जो है हम लोग बी से ए लेकर आएंगे वापस रिटर्न। तो ये जो वर्क डन होगा, वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप, ठीक है, वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप विल बी जीरो, राइट। द टोटल वर्क डन, अगर हम लोग इसको वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए, यानी ए बी ए, दिस वर्क डन इन द राउंड ट्रिप बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड will be zero. This is the work done by the electric field, this is zero. तो जब भी ये वर्क डन इन राउंड ट्रिप जीरो होता है तो वैसे फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं, वैसे फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। लेकिन जब भी राउंड ट्रिप में वर्क डन जो है वो जीरो नहीं होगा तो वैसे फील्ड को हम नॉन कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं, और वैसे फोर्स को हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो दैट्स अबाउट द नॉन कंजर्वेटिव फील्ड एंड द कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है, दैट वी शुड अंडरस्टैंड। ओके, सो इस तरह से ये जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पॉइंट आप ये कह सकते हो, मतलब जो हमने पहले बता दिया ऑलरेडी, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, कि ये जो फील्ड है दिस इज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब दिस इज बीन जनरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, इसलिए ये जो है दिस इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है, एंड दिस इज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो वो तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, लेकिन जस्ट एक बार हम ये पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पे कि दिस इज electrostatic in nature, yeah, this is an electrostatic field, and this is a non-electrostatic field. What is this? This is a non-electrostatic field, ठीक है। So I'll write it down here. This is a non-conservative, non-electrostatic, ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, non-conservative, non-electrostatic, and this is conservative electrostatic, ठीक है, non-conservative, non-electrostatic, and this is conservative electrostatic, okay। और मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे जो राउंड ट्रिप है ए से बी और बी से ए, इसमें जो वर्क डन है दैट्स नॉट जीरो, यहाँ पे जो वर्क डन है दैट्स नॉट जीरो, बट यहाँ पे जो वर्क डन है इन राउंड ट्रिप इज जीरो। तो दिस आर फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन देम, उनका डायग्राम भी अलग है, यहाँ पे दे फॉर्म क्लोज लूप्स, राइट, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दे फॉर्म क्लोज लूप्स, ठीक है, या कुछ तो गड़बड़ है, right, they form closed loops, but in electrostatic field they don't form closed loops, they originate from the positive charge and they terminate on the negative charge, ठीक है। So these are some very very important points, and we'll discuss one more point here, तो आप ये सारे पॉइंट लिख लीजिए। तो बेसिक आइडिया ये है कि जब भी एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, ध्यान से सुनिए और इसको आप लोग बार बार इस चीज को रिपीट करिए, राइट, इस चीज को बोलिए, प्रैक्टिस करिए तो आपको समझ में आएगा। जब भी एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई लूप होगा या कोई मेटल होगा तो उसके अंदर वो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करेगा, ठीक है। तो मैं आपको ये पॉइंट एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। ओके, चलिए मैं आपको एक समझाता हूँ यहाँ पे
कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, देयर इज अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, राइट, ये एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना शुरू कर देगा। ये क्या करेगा? ये एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना शुरू कर देगा। इट विल स्टार्ट जनरेटिंग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। वो एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना शुरू कर देगा। उसको कोई रोक नहीं सकता। नो वन कैन स्टॉप इट फ्रॉम जनरेटिंग द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। वो जनरेट करता जाएगा, राइट, इट इज गोइंग टू जनरेट। ओके थोड़ा सा ओके चलो, आई होप आपको समझ में आया होगा। इतना यहाँ से करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो है इस तरह से यहाँ पे ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट होते जाएंगे। तो ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, ये मैं जस्ट इसको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ, जस्ट ऐसे ही। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगे, ठीक है, और ये they will travel in the entire space, they will travel in the entire space। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के लिए यहाँ पे किसी कंडक्टर के होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खुलासा मैं कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुलासा हो रहा है यहाँ पे, राइट, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है ना। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुलासा हम लोग कर रहे हैं, राइट, चैतन्य अकेडमी वाले हम लोग कर रहे हैं, जो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए सिर्फ क्या चाहिए? सिर्फ एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मतलब यहाँ पे कंडक्टर होना जरूरी नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ अ कंडक्टर। मतलब मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो माइकल फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था और ये लूप लिया था, ठीक है, और उन्होंने यहाँ पे ये एक मैग्नेट लिया था, ठीक है, दिस मैग्नेट ही हैड टेकन, ही आल्सो टुक अ मैग्नेट लाइक दिस। और ये मैग्नेट क्या कर रहा है? ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट मूव कर रहा है, ठीक है, दिस मैग्नेट इज मूविंग। तो ये जो मैग्नेट मूव कर रहा है, तो ये मैग्नेट मूव कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक टाइम वेरिंग फील्ड है, राइट, और टाइम वेरिंग फील्ड है तो यहाँ पे एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब ये जो आपको लूप यहाँ दिख रहा है, ये लूप यहाँ हो या ना हो, ये जो लूप है, ये लूप यहाँ हो या ना हो, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्योंकि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है, राइट, ये बात समझना बहुत जरूरी है। मतलब वहां पे वो जो कंडक्टर है, उस कंडक्टर का होना जरूरी नहीं है। अगर ये मैग्नेट मूव कर रहा है तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, चाहे आप दूसरा कोई पॉइंट ले लो, वहां भी मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है। तो इस किसी भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहां पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा, फिर चाहे वहां कंडक्टर हो या ना हो। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि अगर कंडक्टर होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो पहले ये चीज समझिए आप कि अगर एक मैग्नेट मूव कर रहा है तो किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड वो एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इट्स अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। और जो वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर है, तो वहां पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा, वहां पे एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा, चाहे वहां कंडक्टर हो या ना हो, चाहे वहां कंडक्टर हो या ना हो, ठीक है, क्योंकि वो कंडक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है, वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंडेंट है। लेकिन सवाल ये है कि अगर वहां पे कंडक्टर हो है तो क्या होगा, अगर वहां पे कंडक्टर होगा तो क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, अगर वहां पे कंडक्टर होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, राइट, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक कंडक्टर होगा इस तरह से, तो क्या होगा? तो उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और वो उस लूप में मूव करना शुरू कर देंगे, दे विल स्टार्ट मूविंग इनसाइड दैट लूप एंड दे विल जनरेट इंड्यूस ईएमएफ, दे विल जनरेट इंड्यूस ईएमएफ। तो जो हम रीजन ढूंढ रहे थे, राइट, फर्स्ट केस में, कि व्हाट इज द रीजन, दैट रीजन फॉर induced EMF is induced electric field, that reason for induced EMF is induced electric field, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट, ओके।
तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे अभी अभी अगर हम लोग यहाँ पे वो लूप कंसिडर कर ले, ठीक है, तो हम लोगों ने फिर से ये लूप कंसिडर कर लिया जिस लूप में इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो ये जो लूप है, राइट, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, क्योंकि जो बार मैग्नेट है वो मूव कर रहा है। तो अब मैं वो बार मैग्नेट को थोड़ा दूर ही रख देता हूँ, आई कीप इट हियर, यहाँ हमने रख दिया इस बार मैग्नेट को। और ये जो बार मैग्नेट है ये मूव कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। मैंने आपको समझाया बड़े अच्छे से, बार बार ये पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो ईएमएफ है वो इंड्यूस ईएमएफ है, ठीक है। और ये जो इंड्यूस ईएमएफ है इसकी वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे अगर हम इस तरह का एक लूप बना ले, ठीक है, ये इस तरह का, मतलब जस्ट समझाने के लिए कि ये वायर है और इस वायर में, जस्ट समझाने के लिए कि ये जो वायर है इस वायर के अंदर क्या फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, इस वायर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कर रहे हैं, राइट, क्योंकि ये रेस्ट पे है, ये जो कॉइल है ये रेस्ट पे है, और जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स नहीं लगा सकता, राइट, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा और ये सब मूव करना शुरू कर देंगे। ऑल दिस चार्जेस दे विल स्टार्ट टू मूव, ये मूव करेंगे इस तरह से, राइट, ओके, सो दे विल स्टार्ट टू मूव। आप चाहो तो उसको थोड़ा एक अलग कलर से दिखा सकते हो, सो दे विल स्टार्ट मूविंग लाइक दिस, राइट। तो जब चार्जेस मूव कर रहे, सर्कुलेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं एक ईएमएफ है, एक बैटरी है, राइट, क्योंकि जो बैटरी है, आप जब किसी भी सर्किट में एक बैटरी कनेक्ट करते हो तो वो बैटरी क्या करता है, वो बैटरी उन चार्जेस को जो है वो उनको सर्कुलर लूप में घुमाता है या सर्किट में घुमाता है। सर्कुलर लूप नहीं कह सकते, हम एक सर्किट कह सकते हैं, ठीक है, सर्किट में जो है चार्जेस को सर्कुलेट करवाता है। तो जब वो चार्जेस को सर्कुलेट करवाता है तो वो जो ईएमएफ है, वो जो फोर्स है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, बैटरी। तो उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या कर रहा है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को जो है सर्कुलर लूप में कहो या एक इस लूप में इनको सर्कुलेट करवा रहा है, तो इनको मूव करवा रहा है, मतलब एक करंट जनरेट हुआ है यहाँ पे, एक इंड्यूस करंट जनरेट हो गया है। क्या जनरेट हो गया है यहाँ पे, इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो गया है। तो करंट है तो ईएमएफ होगा, है कि नहीं। जैसे एक बैटरी एक वायर में, जैसे अगर हम लोग ने यहाँ पे एक इस तरह का ले लिया, रजिस्टर ले लिया और ये हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, तो ये बैटरी क्या करता है, ये बैटरी इसमें करंट जनरेट करता है, राइट। तो ये बैटरी इसमें करंट जनरेट कर रहा है, मतलब इसमें चार्जेस को सर्कुलेट करवा रहा है, उसी को हम ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, वो बैटरी का ईएमएफ है, राइट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहाँ पे भी जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन चार्जेस को इधर सर्कुलेट करवा रहा है, यानी यहाँ पे एक इंड्यूस करंट है और इंड्यूस्ड ईएमएफ है। जैसे यहाँ पे करंट और ईएमएफ है, वैसे ही यहाँ पे भी इंड्यूस्ड क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और यहाँ पे भी जो करंट है यानी जो चार्जेस सर्कुलेट हो रहे हैं उनके फ्लो को हम इंड्यूस्ड करंट कह सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट है। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है यहाँ पे, राइट, आपको तो पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है बेसिकली, क्या होता है वो होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है। तो वो होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। अब जो फ्लक्स है, राइट, फ्लक्स क्या है, फ्लक्स है बी ए कॉस थीटा, तो थीटा तो जीरो आप ले सकते हो यहाँ पे, तो आप बी ए ले लो, ओके। अब यहाँ पे जो एरिया है, एरिया कांस्टेंट है, तो एरिया आप बाहर ले लो, लेकिन फील्ड तो वेरी कर रहा है,
क्योंकि ये मैग्नेट मूव कर रहा है इसलिए इस पॉइंट पे जो फील्ड है वो फील्ड कैसा है, वो फील्ड टाइम वेरिंग है। इस पोजीशन पे, कॉइल के पोजीशन पे जो फील्ड है वो टाइम वेरिंग है। एरिया कांस्टेंट है लेकिन इस बार फील्ड जो है वो टाइम वेरिंग है। तो ये हो गया आपका इंड्यूस ईएमएफ। तो इस इतना इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होने वाला है, ठीक है। अब इंड्यूस ईएमएफ जो है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ईएमएफ का एक और फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है माइनस ई डॉट डी एल या ई डॉट डी आर। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो इसी को हम लोग इंड्यूस ईएमएफ ई कह सकते हैं, इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे ई कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में पढ़ा था तो उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते थे, पहले इसको हम लोग कहते थे पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जब वो चीज़ हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग यूज करेंगे तो उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं कहेंगे, उसको हम इंड्यूस ईएमएफ कहेंगे, ईएमएफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता था उसको हम पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस कहते थे। लेकिन यहाँ पे यही चीज E इज इक्वल टू जो आप लिखोगे E डॉट डी एल लिखोगे, ठीक है। दिस इज नॉट द पोटेंशियल डिफरेंस और ड्रॉप, राइट। मतलब दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाँ ठीक है, आप इसको कह लो एक पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो, लेकिन बट दिस इज बेसिकली द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, जो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लगा रहा है। ओके, तो दिस इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E डॉट डी एल। ऑलराइट, तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है यहाँ पे किस पे एक्सर्ट हो रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स पे एक्सर्ट हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इस लूप में मूव कर रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था ये इंड्यूस नहीं है, ये चार्जेस की वजह से है, ठीक है। तो डिफरेंस है, लेकिन हाँ अब आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अगर आप इन दोनों को इक्वेट कर लो तो आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल जाएगा। तो वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से कि ई एम एफ इंड्यूस ई एम एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल। बस ये ध्यान रहे कि ये ई क्या है, ये ई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए डी बी बाई डी टी। आप चाहो तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो फिलहाल, माइनस ए डॉट डी बी बाई डी टी भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप ले सकते हो दिस इज ए डॉट बी या बी डॉट ए, और देन यू कैन राइट इट लाइक आल्सो इन वेक्टर फॉर्म। तो ये हो गया इंड्यूस ईएमएफ, राइट। तो इंड्यूस ईएमएफ का हमें दूसरा रीजन भी समझ में आ गया। पहला रीजन था मोशनल ईएमएफ जिसने केस 2 एक्सप्लेन किया था जब कॉइल मूव कर रहा है, और ये है आपका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके फर्स्ट केस को एक्सप्लेन कर रहा है कि जब कॉइल रेस्ट पे है और मैग्नेट मूव कर रहा है, जब कॉइल रेस्ट पे है और मैग्नेट मूव कर रहा है, तो उस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ है ये पूरा निकालने के लिए हमें इस पूरे, ये जो पूरा आप देख रहे हो यहाँ पे दिस एंटायर लूप, दिस वायर, इस पूरे वायर के लिए हमें क्या करना होगा, इस पूरे वायर के लिए हमें इंटीग्रेट करना होगा। we'll have to integrate for this entire wire. so यहाँ पे हमें क्लोज्ड ऐसा साइन लगा सकते हैं, ठीक है, क्लोज लूप, ओके, ई डॉट डी एल इस पूरे लूप के लिए, ठीक है। तो नॉर्मली जब आप देखोगे, राइट, अगर आपने एक बैटरी लिया और एक इस तरह से रेजिस्टर ले लिया, ठीक है, ये रेजिस्टर ले लिया, ये बैटरी ले लिया, और यहाँ पे अगर आप निकालोगे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इस लूप में तो वो जीरो आएगा। कैसे, यहाँ से यहाँ तक जो ड्रॉप होगा बैटरी के अंदर उतना ही, तो ये टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो हम लोग लगाते हैं केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये ईएमएफ है, और इसमें जो करंट है वो आई है, ये रेजिस्टेंस है। तो आप टोटल जो पोटेंशियल ड्रॉप लिखोगे यहाँ से प्लस ई माइनस आई, और उसका सम कितना होता है, जीरो। इसी को हम क्या कहते हैं, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये जीरो नहीं आएगा, ये जो समेशन है पोटेंशियल ड्रॉप का पूरे लूप के लिए जीरो नहीं आ रहा है, ये क्या आ रहा है, माइनस ए डॉट डी वी बाई डी टी। इसलिए ये नॉन कंजर्वेटिव और ये कंजर्वेटिव है। ये वाला क्या है, ये जो आप देख रहे हो दिस इज कंजर्वेटिव, राइट, दिस इज ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज ड्यू टू a time varying magnetic field, so this is not conservative। और यहाँ पे पूरे लूप के लिए आप इंटीग्रेट करोगे तो भी ये जो E डॉट डी एल यानी जो सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट, दैट इज नॉट जीरो, दैट इज इक्वल टू माइनस ए डी बाई डी टी, ठीक है। बट
एक नॉर्मल जो सर्किट है जो हम लोग पहले डिस्कस करते थे उसमें वो सम कितना होता है, उसमें वो सम 0 होता है। तो आई होप आपको ये डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो आप लगा रहे हो ई डॉट डी एल पूरे लूप के लिए यूजिंग द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एल, दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू 0, राइट, बिकॉज दिस इज नॉट अ कंजर्वेटिव फील्ड, दिस इज अ नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। और यहाँ पे वो पूरे लूप का आप पोटेंशियल ड्रॉप जब इंटीग्रेट करोगे तो वो आपको ईएमएफ देगा। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो वो फील्ड लगा रहा है। ओके, तो मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिए। ओके, सो प्लीज कीप दिस इन योर माइंड। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, लेट अस टेक वन एग्जाम्पल हियर, एक एग्जाम्पल लेते हैं। Okay students, so we'll just take an example here. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हमने यहाँ पे we have considered one reason जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरी कर रहा है टाइम के साथ, द मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिंग विद टाइम। और इसका जो रेडियस है वो रेडियस हम ले लेते हैं कैपिटल आर, ठीक है। तो इसका रेडियस हमने ले लिया कैपिटल आर, वी हैव टेकिंग दिस रेडियस एज यू नो कैपिटल आर। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इट्स वेरिंग विद टाइम एंड इट इज dB by dt। ओके, सो लेट अस कंसीडर दैट dB by dt इज पॉजिटिव। एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं हम, जस्ट एन एग्जांपल। ओके, सो नाउ व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड यू नो इनसाइड इट एंड आउटसाइड इट। सो हम लोग यहाँ पे पहला हम लोग विल टेक केस वन। सो केस वन हम लोग लेंगे फॉर you know r less than r, so we will take the first case that is for r less than r, ठीक है। let's take this case। तो अभी यहाँ पे जो है we will first, तो यहाँ पे स्टेप्स क्या रहेंगे, देखो हम लोगों को यहाँ पे एक पर्टिकुलर r पे, जैसे कि मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ कि एक पर्टिकुलर r पे मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दैट्स माई गोल। और ऐसे ही बाहर के एक पॉइंट पे, ऐसे ही बाहर के एक पॉइंट पे मुझे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो दो केसेस हैं जो हम लोगों को यहाँ पे वी वांट टू फाइंड आउट। तो इस तरह से, ठीक है। तो पहले हम लोग फर्स्ट केस लेंगे। तो फर्स्ट केस के लिए हम लोग यहाँ पे यू नो व्हाट वी विल डू इज वी विल कंसीडर अ सर्कुलर लूप। यहाँ पे एक हम लोग सर्कुलर लूप मान लेंगे इस तरह से। और ये जो सर्कुलर लूप हमने कंसीडर किया है, इस सर्कुलर लूप जिसका रेडियस आर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे, राइट। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में होगा। तो मैं पहले आपको एक चीज़ या समझाता हूँ कि जैसे कि हमने ये कंसीडर किया है यहाँ पे, राइट, ये एक आर रेडियस का हमने एक लूप कंसीडर किया है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी इन गोइंग फ्लक्स है, पहले ये पॉइंट समझिए, फिर जो इन गोइंग फ्लक्स है वो इन गोइंग फ्लक्स क्या हो रहा है, वो इन गोइंग फ्लक्स टाइम के साथ बढ़ रहा है, ठीक है, इट्स इंक्रीजिंग विद टाइम। तो ईएमएफ कैसा इंड्यूस होगा, ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होगा, द ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन सच अ वे, will be induced in such a way that the ingoing flux will decrease। अब इनगोइंग फ्लक्स विल डिक्रीज, इसका मतलब क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड, राइट, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल, ऑल्दो वहां पे कोई कॉइल नहीं, बट हम जस्ट इमेजिन कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ड्यू टू द कॉइल, दिस मस्ट अपोज, दिस मस्ट अपोज, कि कोई भी चीज कभी डिक्रीज होना है तो डिक्रीज होने के लिए उसको अपोजिशन चाहिए, है कि नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल मस्ट अपोज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड, राइट, चाहिए। तो वो अपोज होने के लिए, अभी अपोज होने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है कॉइल की वजह से वो बाहर होना चाहिए, राइट। जो यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड है वो किधर है, वो अंदर है, एक्सटर्नल फील्ड इज परपेंडिकुलर इनसाइड। तो जो कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर होना चाहिए। तो वो बाहर होने के लिए करंट कैसा फ्लो होना चाहिए, करंट फ्लो होना चाहिए कैसा, इधर आप देख सकते हो मेरे मेरे डायग्राम के हिसाब से, राइट, जो मैं इसके ऊपर बना रहा हूँ, इसके ऊपर रख रहा हूँ, तो वो मेरी तरफ आ रहा है फिंगर इस तरह से।
तो एंटी क्लॉकवाइज, राइट, ये कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, और मेरे लिए ये कैसा हो जाता है, क्लॉकवाइज। आप भी ऐसा करके देख सकते हैं, मतलब आप ये डायग्राम के रेफरेंस पे आप, जैसे मैं मेरा हाथ इस डायग्राम के रेफरेंस बना रहा हूँ, अभी ये थंब मेरी तरफ है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे थंब आप अंदर कर दोगे डायग्राम की तरफ तो वो जो है क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट होना चाहिए। तो आप ये पॉइंट समझिए, यहाँ पे कोई कॉइल है नहीं, हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा एज्यूम कर लिया कि एक कॉइल है, वी हैव जस्ट एज्यूम दैट देयर इज अ कॉइल, ठीक है, ऐसा हमने एज्यूम किया, और वो करके हम करंट का डायरेक्शन निकाल रहे हैं। तो जो करंट का डायरेक्शन वो कैसा आ रहा है, करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो जब करंट आप देखोगे कि एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो जो हम लोग को ये जो ईएमएफ का जो फॉर्मूला है ई डॉट डी एल, इसमें ये दो वेक्टर्स है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक डीएल है। तो हम दोनों का जो डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन हम कैसा ले लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये एक तरीका है कि आप किस तरह से यहाँ पे दो वेक्टर्स चूज करोगे। तो मैं आपको वही चीज़ बता रहा था कि देखिए, जैसे यहाँ पे एक हम लोग एज्यूम कर, एक हम लोग यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो गया डीएल वेक्टर। तो जो डीएल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये दो मैंने एज्यूम कर लिए, दो वेक्टर्स। तो डीएल वेक्टर हो गया, क्योंकि मुझे इस लूप के, राइट, आई हैव टू इंटीग्रेट ओवर दिस क्लोज लूप, इस क्लोज लूप पे मुझे इंटीग्रेट करना, तो डीएल वेक्टर मैंने ले लिया। और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे एक डायरेक्शन चाहिए, तो वो भी मैंने ले लिया। तो दोनों का डायरेक्शन मैंने कैसे ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये तरीका है कि किस तरह से आप इन दोनों के डायरेक्शंस यू कैन सेलेक्ट। तो दिस वेरी सिंपल, मतलब आप वहाँ पे एक, यू जस्ट एज्यूम दैट देयर इज अ कंडक्टिंग लूप, ठीक है। तो यू जस्ट एज्यूम दैट देयर इज अ कंडक्टिंग लूप, और उस कंडक्टिंग लूप में, मतलब एज्यूम कर लो, हालांकि है नहीं वहाँ पे, उस डिस्टेंस आर पे देयर इज नो कंडक्टिंग लूप, जस्ट एज्यूम दैट देयर इज अ कंडक्टिंग लूप। और वो कंडक्टिंग लूप होता तो उसमें करंट कैसे फ्लो होता, तो यहाँ वो तो आपको पता ही है कि आपको क्या करना है, आपको इनगोइंग फ्लक्स देखना है, आउटगोइंग फ्लक्स देखना है, वो इंक्रीज हो रहा है, तो ईएमएफ विल बी इंड्यूस इन सच अ वे ताकि वो इनगोइंग फ्लक्स डिक्रीज हो। डिक्रीज होने का मतलब अपोज होता है, तो अपोज करना है, तो जो फील्ड ये जो हमारा कॉइल जो हमने एज्यूम किया है, वो जो कॉइल फील्ड जनरेट करेगा, वो फील्ड एक्सटर्नल फील्ड को क्या करेगा, वो फील्ड एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करेगा, तभी वो डिक्रीज हो सकता है। तो ये सब आपने पहले पढ़ा हुआ है, राइट, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको करंट का डायरेक्शन मिल गया, और जो करंट का डायरेक्शन मिला है आपको, वही डायरेक्शन आप इसका ले लोगे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का ले लोगे, ठीक है, और डीएल का ले लोगे। अब सवाल ये उठता है, सर ऐसा आपने क्यों किया, मतलब व्हाई डिड यू डू इट लाइक दिस। चलो हम ऐसा ले लेंगे, ये तो हम समझ गए, आपने हमें ये बताया करना क्या है, और आपने हमें ये नहीं बताया कि ऐसा करना क्यों है। तो मैं आपको ये भी समझाता हूँ कि ऐसा करना क्यों है, ठीक है। चलो वो डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों करना है। देखो ऐसा इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक है कि जैसे मान लो कि अगर ये लूप होता, ठीक है, ये लूप होता, तो और अगर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं ऐसा कहूँ यहाँ पे कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होता, इस तरह से, अगर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होता, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसा होता, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उल्टा होता, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ठीक है, राइट, राइट, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरह से फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो इन दिस वे, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगता है, राइट, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन पे उसके अगेंस्ट फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स के अगेंस्ट जो डायरेक्शन होता है उसी को हम लोग करंट का डायरेक्शन मानते हैं, उसी को हम लोग क्या मानते हैं, उसी को हम लोग करंट का डायरेक्शन मानते हैं। मतलब करंट इस तरफ है, इस तरफ है करंट, इसका मतलब जो करंट का डायरेक्शन है वही इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इसलिए तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले करंट का डायरेक्शन निकाला और उसी को हमने इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मान लिया। तो आई होप कि आपको अब लॉजिक भी समझ में आ रहा होगा ऐसा हमने क्यों किया, ठीक है। तो मैं आपको यही समझा रहा था यहाँ पे, जस्ट एक्सप्लेनिंग यू दिस पॉइंट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मानो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे होंगे, क्लॉकवाइज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के अगेंस्ट ही फोर्स लगता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के अगेंस्ट फोर्स लगता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पे फील्ड के अगेंस्ट फोर्स लगेगा, राइट, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज तो दे विल मूव क्लॉकवाइज। और करंट जो होता है, कन्वेंशनल जो डायरेक्शन होता है करंट का, वो क्या होता है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अगेंस्ट होता है, मतलब करंट भी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा।
इसका मतलब करंट और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के डायरेक्शन सेम आने वाले लॉजिकली, इसलिए हम लोग इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकाल के वही डायरेक्शन हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का ले लेंगे। तो ये आपको लॉजिक समझ में आ गया, ठीक है। चलिए मैं ये भी मिटा देता हूँ। दिस इज आई एक्सप्लेन यू द लॉजिक ऑल्सो कि ऐसा हम लोगों ने क्यों किया, व्हाई डिड वी डू लाइक दिस, ओके। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट ये कि हाउ डू वी फाइंड आउट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो और दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। हाउ डू वी डू इट? So now we will write induced EMF E is equal to E dot dl, ठीक है। E dot dl ये लिख दिया हमने, और इस इक्वल टू क्या था, ये इज इक्वल टू था डी फाई बाई डी टी, क्योंकि इंड्यूस EMF एक तो E डॉट dl हो जाएगा बिकॉज इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सो E डॉट dl, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl ओवर द क्लोज लूप, ये हो जाएगा। और EMF इज ऑल्सो इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है, ओके, ठीक है। लेकिन अभी हम लोगों ने ऑलरेडी जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट कर लिया है, तो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन तो पता ही है, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे मॉड भी ले सकते हैं, मतलब हम लोग ये जो माइनस डी फाइव बाई डी टी है, ये एरिया बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा डी बी बाई डी टी, ठीक है। तो हम लोग इसका मॉड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग गॉस थ्योरम में करते थे, राइट, गॉस थ्योरम में जो हम लोग करते थे, गॉस थ्योरम क्या है? गॉस थ्योरम आपको याद दिलाता हूँ, ये इस तरह से था, E डॉट डी एस, ये क्या है, E डॉट डी एस क्या है? दिस इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। तो ये था सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस। यहाँ पे है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डीएल है ना, ये लूप है यहाँ, तो ओवर अ क्लोज लूप। तो क्या हो जाएगा, जैसे कि ये हो जाता था यहाँ पे कि आपको डीएस के you had to integrate the electric field over the surface, close loop, close surface, तो यहाँ पे क्लोज लूप है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, तो यहाँ पे इस लूप पे आप देखोगे, इस लूप पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आएगा। तो अगर हम बात करें, ये जो लूप है, इस लूप पे अगर आप कहीं भी लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन तो कांस्टेंट नहीं है बट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई और डीएल, इनके बीच का एंगल कितना है, इनके बीच का एंगल है 0 डिग्री, एंगल इज 0 डिग्री, ठीक है। तो ये और E का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा मॉड E, ठीक है, मॉड डी एल कॉस 0, ये हो गया LHS। और यहाँ पे हम मॉड ले लेंगे, माइनस साइन हटा देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने डायरेक्शन तो डिसाइड कर ही लिया है बाय यूजिंग लेंस लॉ। तो एरिया कौन सा होगा, एरिया वो होगा जिसके थ्रू यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम पास हो रहा है, जो हमने कंसिडर किया, ये वाला एरिया। तो ये मैं आपको एक अलग कलर से मैं आपको यहाँ पे इसको दिखाता हूँ कि ये जो एरिया है, ये जो मैंने एकदम लाइट कलर यूज किया है, तो ये वाला जो एरिया, ये कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो आप लाइन इंटीग्रल ले रहे हो, वो लाइन इंटीग्रल आप इस एरिया के लिए ले रहे हो, राइट, ये टेकिंग फॉर दिस एरिया। तो इस एरिया के थ्रू जो चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है, वो हमें कंसिडर करना है। तो इसके लिए हम लोग ये वाला एरिया लेंगे, ठीक है। तो हम इसका यहाँ पे मॉड ले लेंगे, विल टेक इट्स मॉड, ओके। एंड नाउ लेट अस स्टार्ट टू राइट डाउन। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा सिर्फ पाई आर स्क्वायर, और डी बी बाई डी टी को हम कुछ कर नहीं सकते, उसको हमें एज इट इज रखना होगा। अगर डी बी बाई डी टी का कुछ वैल्यू दिया है आपको क्वेश्चन में, मानो कुछ के या कुछ ऐसा दिया, तो यू कैन पुट इट, अदरवाइज वो वैसे रह जाएगा। तो यहाँ पे ये ई क्या है, ये जो आप ई देख रहे हो, ये ई जो है वो एक कांस्टेंट है। ये जो ई आप देख रहे हो, दिस ई इज अ कांस्टेंट, राइट, दिस इज अ कांस्टेंट, इसको आप बाहर ले सकते हो। और अंदर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हो जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि आपको इस ये जो लूप है, राइट, इस लूप का आपको, इस लूप के ओवर आपको लाइन इंटीग्रल करना है। जो आपने इमेजिनरी लूप यहाँ पे कंसिडर किया है, जिसका रेडियस स्मॉल आर है, तो आपने डीएल उसी पे लिया है, राइट। ये जो डीएल आपने एलिमेंट कंसिडर किया है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, राइट, ये डीएल, तो ये डीएल आपने इसी पे कंसिडर किया है।
तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 पाई आर हो जाएगा, स्मॉल आर, कैपिटल आर नहीं, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी। तो यहाँ से ये एक पाई कैंसिल होगा, एक आर कैंसिल होगा, ठीक है, एक पाई और एक आर। तो यहाँ से फील्ड कितना बच जाएगा अपने पास, फील्ड आ जाएगा आर बाई टू डी बी बाई डी टी। तो आप देख रहे हैं कि ये हो गया आपका केस 1 का पार्ट, जिसमें आप देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, डीवी बाई डी टी कांस्टेंट है। मतलब आर लेस देन आर के लिए अगर हमें ग्राफ बनाना पड़े तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, तो वो ग्राफ इस तरह से बनेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस अगर आर देखा जाए, तो इस अंदर वाले पॉइंट्स पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अंदर वाले जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स पे जो फील्ड होगा वो फील्ड एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, इस तरह से स्ट्रेट लाइन, बिकॉज द फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, ओके, कब तक होगा, रेडियस तक, यानी आर इक्वल टू कैपिटल आर तक होगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, तो ये हो गया फर्स्ट केस, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका जो रिजल्ट आया उसको नोट डाउन कर लीजिए। जो यहाँ पे ये ग्राफ बन रहा है इसको आप बना लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि फॉर ऑल द पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, फॉर ऑल द पॉइंट्स लाइंग इनसाइड दिस लूप, राइट, विच आर लाइंग इनसाइड दिस लूप, उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। ओके, तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक पहला रिजल्ट आ गया। अब हम लेते हैं केस 2। केस 2 मतलब जो पॉइंट उसके बाहर लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग अब करते हैं, यहाँ पे केस 2 लेते हैं, लेट्स टेक केस 2। तो केस 2 क्या होगा, तो पहले हम लोग ये बना देते हैं यहाँ पे, लेट्स मेक दिस। तो यहाँ पे आपने देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पूरे इसमें वेरी कर रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिंग इन दिस एंटायर सर्कुलर रीजन। इसमें मैग्नेटिक फील्ड इज अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पे जो एक पॉइंट है, वो पॉइंट हमने कहाँ लिया है, वो पॉइंट हमने बाहर लिया है, राइट, वी हैव टेकन इट आउटसाइड, इसके बाहर हमने वो पॉइंट कंसिडर किया है। तो ये सेंटर है, सेंटर से मैं इधर एक पॉइंट बना, तो ये यहाँ पे जो है हमने एक आर कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो वी हैव कंसिडर दिस रेडियस आर। और तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस तरह से एक इमेजिनरी लूप कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें करना है लाइन इंटीग्रल ओवर अ क्लोज लूप, ठीक है, ई डॉट डी एल। तो हमने यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, हमने यहाँ पे इस तरह से एक क्लोज्ड इमेजिनरी लूप कंसिडर कर लिया है, क्लोज्ड इमेजिनरी लूप। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या लगाना है, हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करना है। क्या है वो फॉर्मूला है ई डॉट डी एल, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। नहीं, वो गॉस थ्योरम में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है एरिया ए इंटू डी वी बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, ठीक है, ये हमको यूज करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें क्लोज लूप चाहिए, राइट, व्हाट वी रिक्वायर अ क्लोज लूप, हमें एक क्लोज्ड लूप की आवश्यकता है, ठीक है। तो हमने ये क्लोज लूप ले लिया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल का डायरेक्शन, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, वो हम वैसे ही डिसाइड करेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। तो दोनों का डायरेक्शन कैसा आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट, और ये डीएल का, दोनों का डायरेक्शन कैसा आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। तो हमने कैसे डिसाइड किया था, हम लोगों ने देखा था कि अगर हम वहाँ पे एक लूप एज्यूम कर ले, कंडक्टिंग लूप, तो उस कंडक्टिंग लूप में इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में होगा, राइट, ऐसा हमने किया था केस 1 में। तो जो केस 2 है, राइट, केस 2 में भी वो पार्ट तो हम वैसे ही करेंगे जैसा हमने केस 1 में किया था। तो यहाँ भी जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, और क्योंकि डी वी बाई डी टी जो है वो पॉजिटिव है, इट्स पॉजिटिव,
तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डीएल वेक्टर है वो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको समझना है। मैं फिर से आपको जस्ट बता देता हूँ कि कभी भी आपको डायरेक्शन निकालना, आप क्या करोगे, आप उस पॉइंट पे एज्यूम कर लोगे कि वहाँ पे कंडक्टिंग लूप है। ठीक है, और फिर आप देखोगे कि लेंज लॉ लगाकर, राइट, इन गोइंग फ्लक्स बढ़ रहा है घट रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। तो उस चक्कर में जो इंड्यूस करंट की वजह से जो फील्ड होगा वो फील्ड एक्सटर्नल फील्ड को या तो सपोर्ट करेगा या तो अपोज करेगा। ठीक है, उसके हिसाब से करंट जो फ्लो होगा एंटी क्लॉकवाइज होता या क्लॉकवाइज होता, तो वो निकाल लोगे आप, और वही डायरेक्शन किसका होगा, वही डायरेक्शन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। और मैंने आपको उसकी वजह भी बताई, समझाया ऐसा हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे एक कारण है, देयर इज अ रीजन फॉर इट। ठीक है, तो वो हमने ले लिया, तो ये हो गया इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का, हमें डायरेक्शन समझ में आ गया, यहाँ पे ई डॉट डी एल हो गया। अब यहाँ से जो ये इंड्यूस ईएमएफ हम लोग लिखने वाले हैं, तो इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा ई डॉट डी एल, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मॉड ई मॉड डी एल, और ये हो जाएगा कॉस 0, और इज इक्वल टू एरिया कौन सा लेंगे आप, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो फील्ड है वो, जो फील्ड है, राइट, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, वो तो सिर्फ कैपिटल आर तक वेरी कर रहा है। मतलब ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, राइट, ये जो आप देख रहे हो कैपिटल आर, सिर्फ इसके लिए ही फील्ड क्या कर रहा है, फील्ड वेरी कर रहा है, राइट। तो इसके बाहर तो फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यहाँ तो फील्ड है नहीं। तो इस बार जो एरिया है, फिलहाल तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एरिया डी बाई डी, तो एरिया आप कौन सा कंसिडर करना है, एरिया आपको हमेशा वो कंसिडर करना है जहाँ जितने एरिया में फ्लक्स वेरी कर रहा है, जितने एरिया में फ्लक्स फील्ड वेरी कर रहा है, बस आपको वो वाला ही कंसिडर करना है। जैसे यहाँ पे आप देखो, आपको ये वाला एरिया कंसिडर करना है, अंदर वाला एरिया। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू कंसिडर दिस एरिया। तो ये एरिया क्या है, ये एरिया है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, राइट। तो पिछली बार वो क्या आया था, पिछली बार वो आया था पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, राइट, स्मॉल आर स्क्वायर। बट इस बार आपको ये वाला नहीं कंसिडर करना है, सिर्फ आपको ये अंदर वाला ही कंसिडर, क्योंकि सिर्फ इतने ही दूर में जो है फ्लक्स वेरी कर रहा है, इतने ही दूर में जो है वो फील्ड क्या कर रहा है, फील्ड वेरी कर रहा है। इसलिए आरएचएस में, तो चलिए अब बात करते हैं आरएचएस एलएचएस दोनों की बात करते हैं। तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद एलएचएस। तो ये जो इंटीग्रेशन है, इसमें ये फील्ड जो है, फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, राइट। अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी आप अगर ड्रॉ करोगे फील्ड, तो वो फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट, उसका डायरेक्शन चेंज होगा लेकिन मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो ई है ये कांस्टेंट है, तो आपने इस ई को बाहर ले लिया। ठीक है, ये जो ई है, ये जो फील्ड है, ये फील्ड कांस्टेंट है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, तो बाहर ले लिया। और डीएल का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो बच जाएगा अंदर सिर्फ डीएल का इंटीग्रेशन, हमारे पास क्या बच जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन बच जाएगा, और इज इक्वल टू एरिया। एरिया आपको वो लेना है जिसमें फ्लक्स वेरी कर रहा है, तो इस बार वो एरिया हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी। और डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपने जो ये लूप एज्यूम किया ना, डॉटेड लाइन जो आप देख रहे हो, राइट, उसका आपको इंटीग्रेट करना है। तो उस पर जब डीएल वेक्टर लिया, उसका इंटीग्रेशन क्या देगा आपको, उसका इंटीग्रेशन देगा आपको 2 पाई इंटू स्मॉल आर, क्योंकि उसका रेडियस स्मॉल आर है, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी। ठीक है, बस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी सिर्फ ये पाई कैंसिल हो जाएगा, द पाई विल बी कैंसल्ड आउट, और हम लोगों को यहाँ से क्या मिल जाएगा, हम लोगों को यहाँ से फील्ड मिल जाएगा। फील्ड मिल जाएगा आपको यहाँ से आर स्क्वायर बाई 2r इंटू डी बी बाई डी टी। तो फील्ड का डायरेक्शन हमने कैसे निकाला, लेंज लॉ से, लेंज लॉ से हमने करंट का डायरेक्शन निकाला, और जो करंट का डायरेक्शन था वही इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था। ऐसा क्यों था ये मैंने समझाया आपको, राइट, आई एक्सप्लेन यू दिस। और यहाँ से हमने निकाल लिया फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फील्ड का मैग्नीट्यूड आया है, ये जो फील्ड का मैग्नीट्यूड है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा, तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ बनेगा फॉर आर ग्रेटर देन आर के लिए। ठीक है, राइट, वो ग्राफ बनेगा आपका आर ग्रेटर देन आर। अगर ये इफ दिस इज आर इक्वल टू आर, तो इसके बाद का ग्राफ बनेगा कैसा, इस तरह का ग्राफ बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
तो हम क्या करेंगे, हम केस 1 और केस 2 दोनों के ग्राफ को एक साथ कंबाइन बना लेंगे. विल कंबाइन बोथ द ग्राफ्स and then we'll get to understand the complete picture. चलिए, तो यहाँ पे let us make a complete graph. तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले let us select 2 axes. तो हमने ये एक्सिस सेलेक्ट कर लिया, तो ये हो गया अपना y एक्सिस और ये हो गया अपना x एक्सिस. ठीक है, ओके. तो y एक्सिस पे हम लोग क्या ले लेंगे, y एक्सिस पे हम लोग ले लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो x एक्सिस है, राइट, x एक्सिस पे हम लोग ले लेंगे r. तो ये हमने ले लिया यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ मैंने ले लिया r. ठीक है, और ये जो आप पॉइंट देख रहे हो, दिस इज r इक्वल टू r. ठीक है, r इक्वल टू r. तो जो हम लोगों ने एक रीजन कंसीडर किया था मैग्नेटिक फील्ड का, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये उसका r लेस देन r वाला एरिया है और ये उसका r ग्रेटर देन r वाला एरिया है. तो r लेस देन r ये क्या है, ये केस 1 है, दिस इज केस 1. ठीक है, तो उसके लिए केस 1 के लिए क्या आया था, केस 1 के लिए आपने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, राइट. आपने क्या देखा था, आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, राइट. तो केस 1 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था उसका वैल्यू क्या आया था, वो आया था स्मॉल r बाई 2 dv बाई dt, ये आया था ना. इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r. लेकिन सेकेंड केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r. इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड केम आउट टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r. क्योंकि सेकेंड केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो कितना आया था, वो आया था r स्क्वायर बाई 2r स्मॉल r dv बाई dt. तो इस एक्सप्रेशन में ये जो चीज़ें हैं, ये r स्क्वायर बाई 2 ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है. dv बाई dt जो है वो भी कांस्टेंट है. तो बचा क्या, स्मॉल r, यानी इट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, राइट. हाइपरबोलिक फंक्शन है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल इस तरह से बना ग्राफ. तो ये ग्राफ है. तो ये मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया, उसका हमने ग्राफ कैसे ड्रॉ किया, राइट. आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा. नाउ लेट अस टेक वन और टू न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस, ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें और सॉलिड हो जाए, एकदम अच्छे से हम अंडरस्टैंड कर लें. सो स्टूडेंट, लेट अस टेक एन एग्जांपल हियर. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं थिन नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ मास m. तो द मास इज m. So let us first draw a ring. Let us make a ring here. तो चलो हम लोगों ने इस तरह से एक रिंग बना लिया. We are taking this ring. यहाँ दिया गया है कि थिन नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ मास m. तो इसका जो मास है, राइट, इसका मास दिया गया है m, दिया गया है मास m, कैरिंग अ चार्ज q. इस पे चार्ज है वो q है. कैन फ्रीली रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस. इट कैन फ्रीली रोटेट. तो ये एक्सिस है और उसके अबाउट वो इस तरह से घूम सकता है, इस तरह से. इट कैन रोटेट. दिस इज ओमेगा, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. इट कैन रोटेट लाइक दिस about its axis. At the initial moment the ring was at rest, so initially it's omega, right, omega initial is 0, right, it is at rest, and there was no magnetic field present. So initially though there was no magnetic field also, so initially magnetic field is also 0. Okay, then a uniform magnetic field was switched on, but after some time a uniform magnetic field was switched on. So was switched on perpendicular to the plane of the ring, and it was increasing with time. So it's a time varying magnetic field. So after some time there was a magnetic field here. So we will talk about that time. Okay, initially we have understood that it was 0. There's no need to mention it here now. So उसको यहाँ पे बताने की कोई ज़रूरत नहीं. We'll just talk about the time when the magnetic field was switched on, and the rate of change of the magnetic field is positive, right? That is, the field is increasing with time, and that rate of change is given as k. ये है. Now अभी हम लोग क्वेश्चन में पूछा गया है find the angular velocity omega of the ring as a function of k. तो ये क्वेश्चन है find the angular velocity omega of the ring as a function of k. तो हमें ये जो ओमेगा है, मतलब यहाँ पे ये ओमेगा वैरी कर रहा है, तो वो हमें देखना होगा क्यों वैरी कर रहा है, why is it varying.
और हमें वो ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ के फाइंड आउट करना है. दिस इज द क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है. दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. चलो लेट अस स्टार्ट. तो आपकी क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए. प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन and we will solve this question now. Okay students, so let us solve this question now. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो पहले तो हम इसका रेडियस यहाँ दिखा देते हैं कि इसका जो रेडियस है, दिस रेडियस इज आर. ओके, इट्स रेडियस, जो रेडियस है वो रेडियस कितना है, आर है. और यहाँ पे जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगा, राइट, यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगा करंट का, वो आप कैसे निकालोगे? वो आप इन गोइंग फ्लक्स, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे इन गोइंग फ्लक्स कैसा है, इन गोइंग फ्लक्स वो अंदर जाता फ्लक्स बढ़ रहा है, इट्स इंक्रीजिंग विद टाइम, राइट. तो जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो इस तरह से होगा ताकि वो इस इन गोइंग फ्लक्स को डिक्रीज करे. तो उसको करने के लिए उसका खुद का फ्लक्स बाहर होना चाहिए. तो इसके लिए इसमें जो करंट आएगा कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, वो मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया था. तो सेम यहाँ पे सिचुएशन है. तो जो करंट आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा और जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी एंटी क्लॉकवाइज होगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस लूप के अंदर, इस कंडक्टिंग, ये जो नॉन कंडक्टिंग लूप है, देखिए यहाँ पे ये नॉन कंडक्टिंग लूप है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना. ठीक है, तो नॉन कंडक्टिंग लूप के अंदर जो चार्जेस प्रेजेंट हैं, राइट, जो भी चार्जेस प्रेजेंट है वो दे आर नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो दे कैन नॉट मूव फ्रीली, राइट. इसके लिए क्या करेगा, इसके लिए पूरे नॉन कंडक्टिंग रिंग को ही घुमा देगा ताकि वहाँ पे करंट जनरेट हो जाए. समझ रहे हैं आप? तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, राइट. इसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ लॉजिक छिपा हुआ है. अगर ये कंडक्टिंग रिंग होता, अगर ये कंडक्टिंग रिंग होता तो इसको ये घुमाता नहीं. ये कंडक्टिंग रिंग ना रोटेट नहीं करता. जो कंडक्टिंग रिंग के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने आप ही रोटेट कर जाते हैं, है कि नहीं, उन पे फोर्स लगता है और वो दे वुड मूव इनसाइड द कंडक्टिंग लूप. अगर कंडक्टिंग लूप होता तो उसके अंदर वो फ्रीली मूव करते हैं. बट दिस इज नॉट अ कंडक्टिंग लूप, दिस इज अ नॉन कंडक्टिंग लूप. तो इसके अंदर जो चार्ज है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उन पे फोर्स तो लगेगा लेकिन दे आर नॉट फ्री टू मूव. उन पे फोर्स लगेगा बट दे आर नॉट फ्री टू मूव, इसलिए वो उसके अंदर घूम नहीं सकते, दे कैन नॉट मूव फ्रीली. तो क्या होगा, तो पूरा रिंग ही रोटेट होना शुरू हो जाएगा. समझ रहे हैं आप? क्योंकि रिंग के अंदर चार्ज है, चार्ज फिक्स है, रिंग के अंदर चार्ज है और चार्ज फिक्स है, तो जब चार्ज पे फोर्स लगेगा वो पूरे रिंग को ही घुमा देगा. इस तरह से पूरा रिंग जो है वो रोटेट करना शुरू कर देगा. ये पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को कि हाँ, रिंग क्यों रोटेट करेगा? नॉर्मली रिंग नहीं रोटेट करेगा. अगर रिंग एक कंडक्टिंग रिंग है, इट्स कंडक्टिंग रिंग, तो वो रोटेट नहीं करेगा. ठीक है, वो क्यों नहीं रोटेट करेगा? क्योंकि कंडक्टिंग रिंग है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली मूव कर सकता है, राइट, दे कैन मूव फ्रीली. तो उस रिंग को रोटेट करने की जरूरत नहीं है. लेकिन यहाँ पे इट्स अ नॉन कंडक्टिंग रिंग, और जो नॉन कंडक्टिंग रिंग है उसके अंदर जो चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर बाउंड टू द न्यूक्लियस, दे आर बाउंड टू द न्यूक्लियस. Therefore they cannot move freely, they cannot rotate. इसलिए जब उन पे फोर्स लगेगा तो पूरा रिंग ही रोटेट करना शुरू कर देगा. The entire ring will start to rotate, right? I am sure आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा. ओके, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा. तो वो अभी हमने देखा था, जो केस 1 में हमने फाइंड आउट किया था. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, R/2 dV/dt आया था. तो यहाँ पे जो R का वैल्यू है, राइट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो एंटायर स्पेस में है. यहाँ पे द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इन द एंटायर स्पेस, राइट, इट इज देयर, राइट, सो देयर इज नो प्रॉब्लम. हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से इस लूप पे कैसा लगेगा, हर पॉइंट पे टेंजेंशियली लगेगा. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाएगा, उस फोर्स की वजह से एक टॉर्क जनरेट होगा, राइट. तो आप वो कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि क्या क्या होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, वो उस पर एक फोर्स लगाएगा रिंग पे, उस फोर्स की वजह से एक टॉर्क जनरेट होगा. और टॉर्क को आप आई अल्फा से इक्वेट करके अल्फा निकालोगे और अल्फा से आप ओमेगा निकालोगे. तो ये रहा इस क्वेश्चन का पूरा नो द फ्रेमवर्क, मतलब कैसे हम लोग उसको करने वाले हैं, राइट, व्हाट आर द स्टेप्स इन विच वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. तो दैट्स द पॉइंट. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा कैपिटल R/2 dB/dt. तो आपको यहाँ से क्या मिल गया है, आपको यहाँ से फील्ड मिल चुका है.
अब अगर आपने इस रिंग में, राइट, इस रिंग में अगर आपने कहीं पे भी एक डी क्यू कंसिडर कर लिया, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपने एक इस तरह से एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया है और उस एलिमेंट में जो चार्ज प्रेजेंट है वो चार्ज डी क्यू है, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा, जो फोर्स लगेगा वो टेंजेंशियल फोर्स, राइट, यहाँ पे इस तरह से हर जगह पे एक टेंजेंशियल फोर्स आ जाएगा, टेंजेंशियल फोर्स, राइट, राइट, इसके अलोंग एक फोर्स भी आ जाएगा, फील्ड के अलोंग, तो फील्ड के अलोंग एक फोर्स आ जाएगा। तो ये फोर्स कितना होगा, ये जो फोर्स है ये फोर्स हो जाएगा क्यू ई, राइट, दिस फोर्स विल बिकम क्यू ई। और क्यू का यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, डी क्यू, और ई कितना है, फील्ड कितना है, फील्ड है आर बाई टू डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो हमें यहाँ से फोर्स मिल गया। हम यहाँ से टॉर्क निकाल सकते हैं। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आर परपेंडिकुलर एफ, तो फोर्स टेंजेंशियल है, उस पर जो आर परपेंडिकुलर होगा वो तो कैपिटल आर होगा, तो कैपिटल आर इंटू डी क्यू इंटू आर बाई टू इंटू डी वी बाई डी टी। तो आपको यहाँ से टॉर्क मिल गया। टॉर्क कितना मिल गया, टॉर्क मिल गया आपको आर स्क्वायर बाई टू डी बी बाई डी टी इंटू क्या मिल गया, डी क्यू, ठीक है। ये आर इंटू आर, आर स्क्वायर बाई टू इंटू डी बाई डी टी इंटू डी क्यू, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। तो ये आपने देखा यहाँ पे, ये हम लोगों ने डी टाउ फाइंड आउट कर लिया। अब आप इसको इंटीग्रेट करके टोटल टॉर्क निकाल लो, ठीक है। तो टोटल टॉर्क कितना आ जाएगा, तो टोटल टॉर्क जो है वो आ जाएगा यहाँ से, तो डी वी बाई डी टी का वैल्यू डाल देते हैं। डी बाई डी टी का वैल्यू पता है हम लोगों को, वो के है, राइट। डी बाई डी टी जो है उसका वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, उसका वैल्यू के है, तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा जो टॉर्क है, राइट, टॉर्क हमें मिल जाएगा यहाँ से आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है। डी वी बाई डी टी का वैल्यू हमने डाल दिया के, ये जो है डी वी बाई डी टी, ये डी बाई डी टी का वैल्यू हम के डाल देंगे। और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो है टोटल चार्ज, राइट, जो यहाँ पे दिया गया था क्वेश्चन में, आप देख सकते हो मास एम और चार्ज क्यू दिया गया था। तो ये मिल गया हमें। और टॉर्क इज इक्वल टू हम किससे किससे इक्वेट कर देंगे, आई अल्फा से इक्वेट कर देंगे। अब ये रिंग है, तो रिंग जो होता है, रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, राइट, एम आर स्क्वायर। और यहाँ पे जो आप आर है वो कौन सा यूज करोगे, कैपिटल आर यूज करोगे, ठीक है। यू गोइंग टू यूज दिस कैपिटल आर, तो एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि तो ये हो गया आई इंटू ये हो गया अल्फा, तो ये आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, और यहाँ से आपको अल्फा का वैल्यू कितना मिल गया, आपको मिल गया के क्यू बाई टू एम। अब ये तो सारे टर्म्स कांस्टेंट है, राइट। यहाँ पे जो अल्फा में आप जो टर्म्स देख रहे हो, यानी के देख रहे हो, क्यू देख रहे हो, टू देख रहे हो, एम देख रहे हो, सारे टर्म्स क्या है, ये सारे टर्म्स तो कांस्टेंट है। मतलब अल्फा क्या आ गया, अल्फा कांस्टेंट आ गया, मतलब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन टाइप आ गया, राइट। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये अल्फा आ गया है कांस्टेंट, इट्स अ कांस्टेंट अल्फा। तो अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, हम लोग को फाइंड आउट करना है यहाँ पे ओमेगा। तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ऐसा होता है, ठीक है। अब ओमेगा नॉट जीरो, यानी इनिशियल जो एंगुलर वेलोसिटी है वो तो क्वेश्चन में ही जीरो दिया गया है, बताया गया कि वो रेस्ट पे था, तो वो हो जाएगा जीरो। और अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा है के क्यू बाई टू एम, और ये हो गया इनटू टाइम। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हमें ओमेगा का वैल्यू मिल गया, और हमें ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ के मिल गया। हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ के, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेरी नाइस क्वेश्चन। Okay students, so let us take one more example here. So a thin conducting ring of mass m. So first of all, let us draw a ring. Let us draw a ring here. तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया एक रिंग। तो आप देखोगे ये लास्ट क्वेश्चन जो हमने लिया था, सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है, ये इज अ सिमिलर क्वेश्चन, राइट। यहाँ पे दिया गया है कि इसका मास m है, इस पे जो चार्ज है वो q है। कैरिंग अ चार्ज q कैन रोटेट फ्रीली अबाउट इट्स एक्सिस, ये अपने एक्सिस के अबाउट जो है घूम सकता है, ठीक है। इट कैन रोटेट लाइक दिस। और दिया गया है t इक्वल टू जीरो द रिंग वॉज एट रेस्ट, मतलब इनिशियली जो रिंग है, राइट, एट t इक्वल टू जीरो द रिंग इज एट रेस्ट एंड इज नो मैग्नेटिक फील्ड।
देन सडनली अ मैग्नेटिक फील्ड वाज स्विच्ड ऑन बी। तो यहाँ पे दिया गया कि एक मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो स्विच ऑन किया गया कब, तो t इक्वल टू 0 पे। तो एट t इक्वल टू 0 मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल टू बी वाज स्विच्ड ऑन। तो देखो ये जो फील्ड है इस क्वेश्चन में ये कांस्टेंट फील्ड है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन में जो फील्ड दिया था हम लोगों को, वो फील्ड हमें दिया गया था कि इट वाज अ टाइम वेरिंग फील्ड, राइट, dv बाई dt वाज k। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया। इस क्वेश्चन में बस दिया गया कि फील्ड वाज स्विच्ड ऑन, मतलब जो फील्ड है वो फील्ड कांस्टेंट फील्ड है, ठीक है। और पूछा गया हम लोगों से फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द रिंग। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, पिछले सवाल जैसा ही है ये, सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन, एकदम सिमिलर, वैसा एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। बस डिफरेंस ये है कि जो फील्ड है वो फील्ड टाइम वेरिंग फील्ड है, इट्स नॉट अ टाइम वेरिंग फील्ड, इट्स अ कांस्टेंट फील्ड, द फील्ड इज कांस्टेंट, ठीक है। द फील्ड हियर इज अ कांस्टेंट फील्ड। ओके, so let us solve this question, let us do this question। तो इसको हमें कैसे करना है, इसको हमें जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही हमें इसको सॉल्व करना है। वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अ सिमिलर वे। तो आइए सॉल्व करते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो फील्ड है, फील्ड का यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, फील्ड से फोर्स निकालेंगे, फोर्स से टॉर्क, टॉर्क से अल्फा निकालेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। दिस इज व्हाट वी विल डू। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे लेट अस राइट डाउन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे वो आप लिख सकते हो। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे जो इसका रेडियस है, राइट, वो रेडियस कितना दिया गया है हम लोगों को, तो ये रेडियस हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ आर ले लो आप, ठीक है। तो जो इसका रेडियस है, ये रेडियस हम लोगों ने आर ले लिया, वी हैव टेकन दिस रेडियस एज आर। ओके, सो नाउ लेट अस सॉल्व दिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है आर बाई टू डी बी बाई डी टी हो जाएगा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके ओके, और फोर्स, तो यहाँ पे फिर से आप एक एलिमेंट ले लोगे, एक डी क्यू। तो ये डी क्यू ले लिया आपने, जिसपे जो फील्ड है वो फील्ड कैसा लग रहा है, वो फील्ड उस पर इस तरह से लग रहा है, राइट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये फील्ड आएगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। बस वो एक इंस्टेंट के लिए आएगा, राइट, एक इंस्टेंट के लिए, क्योंकि वहाँ पे ये जो फील्ड है ये सडनली अपीयर हुआ। तो वो जो सडनली जो अपीयर हुआ, जस्ट एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए वहाँ पे फ्लक्स चेंज हुआ है, ठीक है। वहाँ पे कॉन्स्टेंटली फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। पिछले सवाल में और सवाल में यही डिफरेंस है। पिछले सवाल में जो फ्लक्स था, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा था, बट यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं हो रहा है, दिस नॉट चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। दिस मैग्नेटिक फ्लक्स हैज चेंज जस्ट फॉर फॉर एन इंस्टेंट, एक इंस्टेंट के लिए चेंज हुआ है, और उस चेंज की वजह से एक ईएमएफ वहाँ पे, यानी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, बस एक इंस्टेंट के लिए आएगा, उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो जाएगा। So because the flux is not changing, the flux will become constant, वो flux constant हो जाएगा। So no more induced electric field and no more induced EMF, तो and no more torque, सिर्फ वो एक सेकंड के लिए टॉर्क आएगा जिसकी वजह से उसको एक ओमेगा मिल जाएगा, that's all, just for a fraction of second। तो यहाँ पे ये जो फील्ड आएगा, ये फील्ड की वजह से यहाँ पे इसको क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, तो इस डी क्यू को, तो वो फोर्स कितना हो जाएगा, तो फोर्स निकाल लेंगे आप, फोर्स हो जाएगा डी एफ इज इक्वल टू डी क्यू इंटू ई, ठीक है। तो दैट्स ऑल। तो डी क्यू इंटू ई, मतलब सारे स्टेप्स कैसे हैं, पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, और ये हो जाएगा डी बी बाई डी टी, ठीक है, डी बी बाई डी टी। ओके ओके, और ये आ गया आपका डी एफ। अभी टॉर्क क्या हो जाएगा, जो टॉर्क है, टॉर्क हो जाएगा डी टाउ इज इक्वल टू डी एफ इंटू फिर से रेडियस, डी एफ इंटू फिर से क्या लिखोगे आप, रेडियस लिखोगे। तो ये हो जाएगा आपका डी एफ आ जाएगा डी क्यू इंटू आर बाई टू डी बी बाई डी टी और इंटू आर। मतलब यहाँ से जो टॉर्क आ गया डी टाउ, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका आर स्क्वायर बाई टू, आर स्क्वायर बाई टू डी क्यू, राइट, आर स्क्वायर बाई टू डी क्यू।
अब यहाँ से टोटल टॉर्क निकाल लो इसको इंटीग्रेट करके, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो जाएगा, वो हो जाएगा क्यू, और ये हो जाएगा अपने पास डी बी बाई डी टी। ठीक है, ऑलराइट। तो ये हो गया अपने पास आर स्क्वायर क्यू बाई टू डी बी बाई डी टी। तो हम लोगों को यहाँ पे निकालना एंगुलर वेलोसिटी, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग इसको एंगुलर इम्पल्स से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक झटका लगा है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्चर में आता है, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्चर में आता है, और वो क्या करता है, वो यहाँ पे एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स की वजह से उसको एक एंगुलर ओमेगा मिलता है, यानी कि एंगुलर इम्पल्स मिलता है। तो आपको पता है कि एंगुलर इम्पल्स L इज इक्वल टू, वो क्या होता है, एंगुलर इम्पल्स, जैसे कि लीनियर इम्पल्स क्या होता है, लीनियर इम्पल्स होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, राइट। वैसे जो एंगुलर इम्पल्स होता है इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो एंगुलर इम्पल्स को आप लिख दीजिए यहाँ पे जे आर, एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो L इज एंगुलर मोमेंटम, L इज आई ओमेगा, तो एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, राइट। वो हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है उसको विल यूज इट। तो कैसे करेंगे, तो जो एंगुलर इम्पल्स होता है वो क्या होता है, एंगुलर इम्पल्स होता है, तो वो मैं आपको जैसे याद दिला देता हूँ कि जो टॉर्क होता है, अभी यहाँ से आपको क्या मिल गया है, यहाँ से आपको टॉर्क मिल गया है, यू हैव गॉट दिस टॉर्क, ये टॉर्क आपको मिल गया है, ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू दिस। अभी जो एंगुलर इम्पल्स होता है, राइट, तो जो टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो यहाँ से जो एंगुलर मोमेंटम आएगा, यानी dl जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा टाउ dt। तो ये हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं इंटीग्रेट करके, टोटल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विच इज बेसिकली द इम्पल्स, which is basically the angular impulse JL, the angular impulse। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से टाउ, राइट, और इसको हम लोग बाद में आई ओमेगा से इक्वेट कर देंगे और ओमेगा फाइंड आउट कर लेंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी टी। ठीक है, ये जो हमें देगा टोटल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इनिशियली कितना होगा, वो होगा आई ओमेगा, सॉरी मतलब फाइनल आई ओमेगा, और इनिशियल कितना है 0। तो बस हम लोग ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ से हमें ओमेगा मिल जाएगा, राइट। एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी टी इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इज आई ओमेगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज 0। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज। यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं टाउ का वैल्यू, टाउ का वैल्यू मतलब ये वाला, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, राइट, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू पुट। सो लेट अस पुट इट यहाँ पे, दिस विल बिकम आर स्क्वायर बाई 2, और ये क्या है q, और ये है डी बी बाई डी टी, और इंटू क्या कर रहे हैं आप, इंटू आप डी टी कर रहे हो, तो ये डी टी और डी टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये हमें मिल गया यहाँ पे, एंड दिस इज इक्वल टू हम क्या करने वाले हैं, दिस इज इक्वल टू हम आई ओमेगा करने वाले हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो रिंग है, रिंग के लिए आई कितना होगा, रिंग के लिए आई हो जाएगा एम आर स्क्वायर इंटू ये क्या है ओमेगा, और ये है आर स्क्वायर क्यू बाई 2, और डी बी जो चेंज हुआ है फील्ड में वो कितना हुआ है, तो इनिशियली फील्ड 0 था और फाइनली फील्ड कितना है, फाइनली फील्ड बी है। तो व्हाट इज चेंज इन द फील्ड, द चेंज इन द फील्ड इज बी, राइट, मैग्नेटिक फील्ड बी। बस हो गया, यहाँ से हमको ओमेगा मिल जाएगा, दैट्स इट। तो यहाँ से आप ओमेगा निकाल लो, ओमेगा आ जाएगा, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, राइट, ओमेगा आ गया क्यू बी बाई 2m, कितना आ गया क्यू बी बाई 2m। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, राइट, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है वो एंगुलर इम्पल्स का यूज किया गया है, राइट, एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू आई ओमेगा। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को बड़ा मजा आएगा, यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस सेशन अ लॉट। So we are ending this session here. I'm sure you must have enjoyed this a lot, right? This is a very, very important concept for JEE Advanced, JEE Mains, particularly for JEE Advanced. This is very, very important.
right? Induced electric field, because many students, they don't get this concept, they don't understand this concept, the value of this concept, right? How this concept is applied, and what to do. So I'm sure all of you have got this very well, right? And so note this down very nicely, all the points, read it, many a times, just go through it. तो आपको concept एकदम clear होगा, and you'll be able to explain it, you'll be able to apply it. That is the perfection, that is professionalism, that you should be able to apply a concept, explain a concept, then the concept is very, very clear to you. Okay guys, bye, meet you in the next lecture, right? Till then, just keep working hard, right? Don't worry at all, things will work out for you. Okay.